नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 28 मई। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। लद्दाख के तुर्तुक सेक्टर में दुखद खबर आई। बड़ी हादसा, 26 सैनिकों को ले जा रहे वाहन स्योक नदी में गिरा, 7 जवान शहीद, 19 हुए घायल। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने प्रकट किया दुख। देश भर में ओम शांति ओम लिखना मत भूलेगा दोस्तों। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जहां सेना का तांडव। जी हाँ, दरअसल ड्रोन ने जम्मू कश्मीर में कर दिया बड़ा खेल। अब आतंकियों का बचना नामुमकिन। दोस्तों आपको बता दें, सर्च ऑपरेशन में आतंकियों ड्रोन के जरिए आतंकियों का पता लगा रही सेना। बैठे बैठे कर रहे हैं हिट लिस्ट तैयार। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, जहां रूस से भारत की तेल खरीद ने तोड़ा रिकॉर्ड। दोस्त की मदद से जबरदस्त हो रहा है फायदा रशिया को भी। वो हम आपको बताएंगे। तालिबान को अजीत डोभाल का संदेश, भारत अफगानिस्तान में विशेष स्थान और इसे कोई नहीं बदल सकता है। बड़ी बैठक करने जा रहे हैं एनएसए। इस बीच चौथी बड़ी अपडेट बताएं, जहां खुलासा टेरर फंडिंग संघ भारत में गैंगस्टर से भी साठगांठ कर रही टी कंपनी। आतंक फैलाने की बनाई है स्पेशल यूनिट, वो भी हम आपको बताएंगे। इस बीच यूएई ने दिया भारतीयों को बड़ा झटका, जेब पर पड़ेगा सीधा असर। वहीं भारत समेत 11 देशों को घातक हथियार की निर्मित अनुमति देगा जापान। रिपोर्ट्स में ये भी बड़ा खुलासा हुआ है, तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन इससे पहले छोटा सा नजर, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, भारतीय सेना के नाम पर बड़ी कामयाबी। केरन सेक्टर में ढेर किए 3 आतंकी, भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद। दरअसल भारतीय सेना को जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां उसने घुसपैठ की कोशिश कर रहे 3 आतंकियों को मार गिराया है। पुलिस ने आतंकियों के पास से 3 के राइफल, 1 पिस्टल, 2 ग्रेनेड और बड़ी मात्रा में गोला बारूद बरामद कर दिया है। इसके अलावा आईईडी से संबंधित सामान भी मिला है। इस बात की सूचना श्रीनगर के पीआरओ ने दे दी है। पीआरओ ने आगे बताया है कि स्थानीय लोगों को की शांति, समृद्धि और अमरनाथ यात्रा को बाधित करने के इरादे का स्पष्ट संकेत है। सुरक्षा बलों को आज ये दूसरी कामयाबी लगी है। सबसे बड़ी जो कामयाबी दोस्तों आपको बता दें, वो ड्रोन के जरिए हुई है। ड्रोन के जरिए आतंकियों को चुन चुन के निशाना लगाया जा रहा है। ड्रोन के जरिए आतंकियों को 72 होड़ों के पास भेजा जा रहा है। और आपको बता दें, ड्रोन जो है काफ़ी मदद कर रहा है। तो दोस्तों अब आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। और अगर आप भी मानते हैं कि ड्रोन, जिस तरीके से ड्रोन से लगातार खास करके आतंकियों का सफाया हो रहा है, और अगर आप भी इस चीज़ को लाइक करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर लें। अगली खबर निकल के आ रही है दोस्तों, लद्दाख के तुर्तुक सेक्टर से दुखद खबर आई है। 26 सैनिकों को ले जा रहे वाहन स्योक नदी में गिरा, 7 जवान शहीद, 19 हुए घायल। दुखद खबर दरअसल आपको बता दें, लद्दाख के तुर्तुक सेक्टर में एक हादसे में भारतीय सेना के कम से कम 7 जवान की जान चली गई है। 19 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सेना के सूत्रों ने बताया है कि घायलों को बेहतर मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। घायल सैनिकों को वायुसेना की मदद से चंडी मंदिर कमांड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना के वाहन में कुल 26 जवान मौजूद थे। ये वाहन प्रतापपुर से सब सेक्टर हनीफ की तरफ जा रहा था। इस दौरान गुरुवार को इनके स्योक नदी में गिर जाने से 7 जवानों की मौत हो गई है। सूत्रों ने बताया है कि हादसा वाहन के सड़क से फिसल जाने के कारण हुआ था। वाहन सड़क से फिसलकर तकरीबन 50 से 60 फीट नीचे स्योक नदी में जा गिरा। घटना के बाद सभी 26 जवानों को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां 7 जवानों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि बाकी सैनिकों का इलाज किया गया है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, लद्दाख के तुर्तुक सेक्टर में ये बड़ा हादसा हुआ। भारतीय सेना के एक वाहन स्योक नदी में गिरा था। दुखद खबर दोस्तों, देश भर के लोगों ने इस पर दुख प्रकट किया है। और जिस तरीके से इस घाटी में यह बड़ा हादसा हुआ है, ये अपने आप में कहीं न कहीं एक तरीके से दुख प्रकट करता। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी, इसके साथ गृह मंत्री अमित शाह ने हर संभव मदद की अपील की है, हर संभव मदद की बातें कही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख प्रकट किया है। ट्विटर के जरिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दुख प्रकट किया है। पीएम मोदी ने लिखा है कि लद्दाख में बस दुर्घटना की सूचना सुनकर बहुत दुखी हूँ, जिनमें वीर जवानों ने अपनी जान गंवाई। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ है। मैं घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। प्रभावित लोगों की मदद के लिए हर संभव मदद की जा रही है। वहीं
गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि लद्दाख में भारतीय सेना की एक बस के खाई में गिरने से दुर्घटना अत्यंत दुखद है। इस हादसे में हमने अपने जिन वीर जवानों को खोया है, मैं उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। घायलों को त्वरित उपचार के लिए ले जाया गया है। ईश्वर से उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। रक्षा मंत्री ने लिखा कि लद्दाख में एक बस त्रासदी के कारण हमारे बहादुर भारतीय सेना के जवानों की जान जाने से गहरा दुख हुआ है। हम अपने देश के उनकी सेवा को कभी नहीं भूलेंगे। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना। तो दोस्तों, ये कहीं न कहीं एक तरीके से मनोज पांडे ने भी बड़ा बयान दिया है। मीडिया से बातचीत कर उन्होंने कहा कि स्थिति में अवगत कराया गया है। घायल सैनिकों की जान बचाने के लिए सेना द्वारा उठाए गए कदमों से अवगत कराया जा रहा है। सेना घायल जवानों की हर संभव मदद कर रही है। ये दुखद खबर है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहाँ रूस से भारत की तेल खरीद ने तोड़ा रिकॉर्ड। कैसे दोस्त की मदद हो रहा है फायदा। दरअसल यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर बड़ी संख्या में अधिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसके चलते आर्थिक समीकरण तेजी से बदलने लगे हैं। कभी इस खाड़ी देशों में बड़ी मात्रा में तेल खरीदने वाला भारत अब इन रूस से खरीद में इजाफा कर दिया है। इसके अलावा चाइना ने भी रूस से तेल की खरीद बढ़ा दी है। बीते एक सप्ताह में रूस से भारत आने वाले तेल की मात्रा 74 बिलियन से लेकर 79 मिलियन बैरल तक हो गई है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि यूक्रेन पर फरवरी में रूस के अटैक से पहले वो 27 मिलियन बैरल ही था, और इस तरीके से रूस ने आयात में दोगुने से ज़्यादा इजाफा हो चुका है। और आपको बता दें कि ये कहीं ना कहीं रशिया को भी फायदा दिया है भारत ने। यही कारण है कि रूस जो है अब जो भारत कह रहा था कि हमें कम दाम में दिया जाए, वो भी करना शुरू कर दिया। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। तालिबान को अजीत डोभाल का कड़ा संदेश, बड़ा संदेश। कहा, भारत का अफगानिस्तान में विशेष स्थान इसे कोई बदल नहीं सकता है। एक बड़ी बैठक हुई। दरअसल आपको बता दें, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने शुक्रवार को दुशांबे में अफगानिस्तान पर चौथे क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद में भाग लेते हुए इस पर प्रकाश डाला है। भारत अफगानिस्तान में एक महत्वपूर्ण हितधारक था, और वो ये भी कहा है कि उसे कुछ भी नहीं बदल सकता है। नवंबर 2021 में नई दिल्ली में आयोजित अफगानिस्तान पर तीसरी क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता के बाद तजाकिस्तान, भारत, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, किर्गिस्तान और चाइना के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने दिसंबर में अफगानिस्तान पर वार्ता की थी। अगली अपडेट निकल के आ रही। खुलासा, टेरर फंडिंग संघ भारत में गैंगस्टर से भी सांठगांठ कर रही डी कंपनी आतंक फैलाने के बनाई स्पेशल यूनिट। दरअसल आपको बता दें, अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम के गुर्गे अब टेरर फंडिंग से लेकर गैंगस्टर के साथ सांठगांठ कर बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में जुटे हैं। इसके लिए डी कंपनी पाकिस्तानी खुफिया इकाई ISI के जरिए टेरर फंडिंग में जुड़ी है। डी कंपनी के गुर्गे दिल्ली समेत भारत के विभिन्न इलाकों में सक्रिय गैंगस्टर को भी जोड़ रहे हैं, ताकि बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा सके। ये खुलासा खुफिया इकाई द्वारा सुरक्षा एजेंसियों को मुहैया कराई गई सूचना में हुआ है। हम चलते हैं और अपडेट। यूएई ने दिया भारतीयों को झटका, जेब पर पड़ेगा असर सीधा। दरअसल संयुक्त अरब अमीरात यूएई में रह रहे भारत लौटने की चाह रखने वाले भारतीयों को अब जेब ढीली होने जा रही है। दरअसल दुबई में भारत अपने आने वाली फ्लाइट्स को टिकट के दाम में साल 2019 में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जुलाई में होने वाली बढ़ोतरी साल 2019 के किराए से भी 10 से 25% ज़्यादा हो सकती है। आपको बता दें, एयरलाइंस दुबई से मुंबई तक वन वे फ्लाइट के लिए 8,000 से 10,000 तक चार्ज करती है, लेकिन जुलाई में इसमें भारी इजाफा होने जा रहा है, और जुलाई से दुबई से मुंबई तक वन वे फ्लाइट के किराया जो है 21,000 होगा, यानी 1,000 दिरहम से भी ज़्यादा हो जाएगा। फिलहाल दुबई से कोच्चि की फ़्लाइट का टिकट 10,000 से 25,000 दिरहम है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। भारत समेत 11 देशों को घातक हथियार के निर्यात की अनुमति देगा जापान। दरअसल जापान भारत समेत 11 देशों को मिसाइल और जेट सहित घातक अन्य उपकरणों के निर्यात की अनुमति देने की योजना बना रहा है। यह जानकारी प्रधानमंत्री मोदी और उनके जापानी PM फूमियो कुशिदा के क्वाड लीडर समिट के दौरान एक बैठक के बाद आया है। यह जापान का एक ऐसा कदम होने जा रहा है जो नई दिल्ली और टोक्यो द्वारा रक्षा निर्माण में सहयोग करने के प्रयासों को और बढ़ावा देगा। निक्केई की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत, ऑस्ट्रेलिया, कुछ यूरोपीय और दक्षिणी पूर्व एशियाई देशों को निर्यात की अनुमति देने के अगले साल मार्च तक नियमों में ढील दी जाएगी। जापान ने रक्षा उपकरणों के हस्ताक्षर के लिए नियमों में ढील दी है। हालांकि 2014 में जापान के अपने नियमों के अनुसार घातक हथियारों के निर्यात पर प्रतिबंध जारी है।
हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। अगली खबर निकल के आ रही, खेल खेलना बंद करे रशिया, युद्ध से रोके रूस को। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का पश्चिमी देशों से अपील। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से अपील की है कि रूस के साथ खेल खेलना बंद करें और पूरी तरीके से उन पर शिकंजा कसें। दरअसल आपको बता दें, ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन हर हाल में स्वतंत्र रहेगा, सवाल बस ये है कि उनकी कीमत क्या होगी। गौरतलब है कि हाल ही के दिनों में ज़ेलेंस्की कई बार पश्चिमी देशों की निंदा कर चुके हैं। ज़ेलेंस्की का कहना है कि एक तरफ हजारों रूसी सैनिक यूक्रेन के 2 पूर्वी शहर और लिंचिस को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन रूस के तेल पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में कछुए की चाल चल रहा है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। अगली खबर अमेरिका और नेपाल की दोस्ती से भड़का चाइना, देवगढ़ सरकार को दी चेतावनी। नेपाल की शेर बहादुर देवगढ़ सरकार और अमेरिका के बीच बढ़ती दोस्ती और बाइडेन प्रशासन के अधिकारियों के काठमांडू में तिब्बती शरणार्थियों से मुलाकात पर चाइना भड़क गया है। चाइना ने अप्रत्यक्ष रूप से नेपाल सरकार से साफ कह दिया है कि आंतरिक या बाहरी किसी भी कारण से एक चीन नीति प्रभावित नहीं होनी चाहिए। माना जा रहा है कि अमेरिकी अधिकारियों के लगातार हो रहे नेपाल दौरे से चाइना टेंशन में आ गया है और उससे तिब्बती शरणार्थियों को डर सताने लगा है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें डिफाल्टर देश बन सकता है पाकिस्तान, आयात के लिए सिर्फ 2 महीने का रिजर्व। श्रीलंका जैसे हालात होने जा रहे हैं। पाकिस्तान के निज़ाम बदलने के बाद न तो राजनीतिक हालात स्थिरता बढ़ी और न ही आर्थिक संकट कम होने का नाम ले रहा है। पाकिस्तान में लगातार गिरती रुपए की कीमत और विदेशी मुद्रा का संकट श्रीलंका जैसे हालात पैदा करने के लिए काफ़ी हैं। पाकिस्तान जल्द ही डिफाल्टर देश बन सकता है। पाकिस्तान की इकॉनमी बेहद बुरे दौर से गुजर रही है। पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने से निवेशक भी डरे हुए हैं। पाकिस्तान अगर श्रीलंका जैसे हालात से बचना चाहता है तो उनके पास केवल बेल आउट पैकेज ही सहारा है। अगर उसे बेल आउट पैकेज नहीं मिलता तो इतिहास में दूसरी बार ऐसा होगा कि पाकिस्तान ग्लोबल डिफाल्टर घोषित हो जाएगा। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। अगली खबर एक और निकल के आ रही, मंकी पॉक्स को आईसीएमआर का दावा, अब तक कोई केस नहीं आया सामने, भारत पूरी तरीके से है तैयार। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आई, दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमण के बीच अब मंकी पॉक्स बीमारी भी तेजी से फैल रही है। पिछले कुछ दिनों से मंकी पॉक्स की खबरें 20 देशों में पहुंच चुकी है। हालांकि भारत में आपको बता दें अभी इसके मामले नहीं आए हैं। अगली एक और अपडेट, पीएम मोदी ने कहा ड्रोन तकनीकी रोजगार देने वाली है। 2030 तक भारत बनेगा ड्रोन हब। दिल्ली के प्रगति मैदान में 2 दिवसीय ड्रोन महोत्सव 2022 का प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने प्रदर्शनी का भी निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैं ड्रोन प्रदर्शनी से प्रभावित हूँ। 2030 तक भारत ड्रोन हब बनेगा और उन्होंने कहा है कि जिन जिन स्टॉल में आज मैं गया वहाँ सभी लोग बहुत गर्व से कहते हैं कि ये मेक इन इंडिया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उत्सव सिर्फ ड्रोन का नहीं, ये नए भारत नई गवर्नेंस का उत्सव है। ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर भारत में जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है और ये ऊर्जा नजर आ रही है और ये भारत में ड्रोन सर्विसेज और ड्रोन आजीवन कैद की सजा सुनाने वाले जज को जान का खतरा, सुरक्षा मुहैया कराएगी केंद्र सरकार। जी हाँ, दिल्ली की एक अदालत ने पिछले दिनों बुधवार को जम्मू कश्मीर के सबसे अग्रणी अलगाववादी नेताओं में से एक यासीन मलिक को टेरर फंडिंग मामले में उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है। हालांकि सज़ा के ऐलान के बाद जम्मू कश्मीर के नेताओं की ओर से फैसले की निंदा की जा रही है, तो सज़ा सुनाने वाले जज की सुरक्षा को लेकर खतरा बढ़ गया है। ऐसे में केंद्र सरकार उनकी सुरक्षा बढ़ा सकती है। वहीं आपको बता दें, सुरक्षा की वजह से अलगाववादी नेता मलिक को तिहाड़ में जेल नंबर 7 में रखा गया है। आपको बता दें, टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक केंद्र सरकार का कहना है कि यासीन मलिक को सजा सुनाने वाले राष्ट्रीय जांच एजेंसी अन्वेषण अभिकरण के जज प्रवीण सिंह को सुरक्षा दी जा सकती है और अधिकारियों का कहना है कि जज को मिलने वाली सुरक्षा उनके खतरे के आकलन पर आधारित होगी। यासीन मलिक को बुधवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के कई आरोपों के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। भारतीय सेना के नाम बड़ी कामयाबी, केरन सेक्टर में ढेर किए गए 3 आतंकी, भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद। भारतीय सेना को जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में बड़ी कामयाबी लगी है, जहां उसने घुसपैठ की कोशिश कर रहे 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। पुलिस ने आतंकियों के पास 3 AK राइफल, 1 पिस्टल, 6 ग्रेनेड और बड़ी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया है। इसके अलावा IED से संबंधित सामान भी मिला है। इस बात की सूचना श्रीनगर के PRO ने दी है। PRO ने आगे बताया है कि स्थानीय लोगों की शांति, समृद्धि और अमरनाथ यात्रा को बाधित करने के इरादे के स्पष्ट संकेत हैं। सुरक्षा बलों और आज दूसरी कामयाबी मिली है। तो दोस्तों आपको बता दें, पत्थर फेंक कर और शांति
फैलाना अब इन जिहादियों को भारी पड़ रहा है। कड़ा एक्शन ले लिया गया है जम्मू कश्मीर से, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। पाकिस्तानी संसद की संयुक्त बैठक में यासीन मलिक की सज़ा खिलाफ प्रस्ताव पारित, भारत मिली है उम्र कैद की सज़ा। पाकिस्तानी संसद की संयुक्त बैठक में गुरुवार को कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक की सज़ा के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया गया। बता दें बुधवार यानी 25 मई को दिल्ली की एनआईए अदालत ने उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। इसके साथ ही उस पर कोर्ट के 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। एनआईए कोर्ट के स्पेशल जज प्रवीण सिंह ने गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत अपराधों के लिए अलग अलग अवधि की सज़ा सुनाई थी। सभी सजाएं साथ चलेंगी। यासीन मलिक की सज़ा से पाकिस्तान बौखला गया है और पाकिस्तान ने एक प्रस्ताव संसद में पास किया है, जो कि प्रस्ताव ये ऐसा है कि यासीन मलिक की सज़ा के खिलाफ ये प्रस्ताव पारित किया गया पाकिस्तानी संसद में। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, उसकी निंदा पाकिस्तान में की जा रही है। अब आप समझ लीजिए, जिस अपराध का पाकिस्तान में निंदा किया जा हो तो वो भारत के समर्थन में कैसे हो सकता है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों। इस्तीफ़ा देंगे बोरिस जॉनसन, पार्टी गेट के मुद्दे पर उन्हें सांसदों ने पद छोड़ने की मांग की। दरअसल कोरोना लॉकडाउन में नियम के उल्लंघन में फंसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जांच में सरकार के भीतर नियमों को तोड़ने की संस्कृति उजागर होने के बाद बोरिस जॉनसन पार्टी के ही 2 सांसदों के निशाने पर आ गए और जॉनसन पर इस्तीफा देने का दबाव गुरुवार को तब और बढ़ गया जब उनकी अपनी कंजर्वेटिव पार्टी के कम से कम 2 सांसदों ने सार्वजनिक रूप से उनसे पद छोड़ने की मांग कर डाली। जॉनसन कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान नियमों को तोड़कर डाउनिंग स्ट्रीट और कैबिनेट कार्यालय में की गई पार्टी की घटना को आगे बढ़ाना चाहते थे और ने टॉप सिविल सर्विसेज सुग्रे की ओर से बुधवार को रिपोर्ट जारी करने के बाद एक बार फिर संसद में अपनी माफ़ी दोहराई। हालांकि उनकी इस माफ़ी के बाद विपक्ष ने केवल जॉनसन से इस्तीफे की मांग करता रहा। माना जा रहा है कि भारतवंशी ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए पीएम हो सकते हैं। एक और अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, यासीन मलिक को निपटाने के बाद अब ईडी ने फारूक अब्दुल्ला के पीछे पड़ी। एजेंसी ने पूछताछ के लिए किया तलब, कहा चलो बहुत पैसा बना लिया है। जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को प्रवर्तन निदेशालय ने तलब कर दिया है। अब्दुल्ला को कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया और ख़ास बात यह है कि इससे पहले ईडी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख की 12 करोड़ की संपत्तियाँ अटैच कर ली थी। और अब ये बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, नोटिस जारी करके ईडी की करीब 94 करोड़ रुपए की हेराफेरी के मामले में अब्दुल्ला से पूछताछ की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पूर्व सीएम को 31 मई को ईडी के श्रीनगर दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। अब्दुल्ला ने दिसंबर 2020 में जारी हुए ईडी के आदेश को जम्मू और कश्मीर न्यायालय में चुनौती दी थी। ईडी ने आरोप लगाए थे कि अब्दुल्ला ने जम्मू और कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के तौर पर पद का दुरुपयोग किया था। आरोप लगाए गए थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता ने 2001 से 2011 के बीच कई नियुक्तियां की ताकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के प्रायोजित रकम को हासिल किया जा सके। अब्दुल्ला ने कहा था कि ईडी की तरफ से अटैच की गई संपत्तियां कथित आपराधिक गतिविधियों से संबंधित नहीं हैं। इस दौरान उनके मूल अधिकारियों के हनन का आरोप लगाया गया था। शिकंजा कसा जा रहा है, आरोप प्रत्यारोप कुछ भी हो, लेकिन लूट कर पूरा जम्मू कश्मीर तो रख ही लिया है। अगली अपडेट, गुजरात के कक्ष में मुद्रा बंदरगाह में 500 करोड़ रुपए की कोकीन जब्त, डीआरआई का बड़ा एक्शन। राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई ने गुजरात के कच्छ जिले में मुद्रा बंदरगाह के पास एक कंटेनर से 56 किलोग्राम कोकीन जब्त कर दी है, जिसकी कीमत करीब 500 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एक अधिकारी ने गुरुवार को इस बात की जानकारी दी है। हालांकि डीआरआई के अधिकारियों ने जब्त किए गए मादक पदार्थ की कीमत का खुलासा नहीं किया है, लेकिन आपको बता दें इसके लिए 500 करोड़ रुपए की कीमत होने की बात सामने आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 किलोग्राम कोकीन की कीमत करीब 10 करोड़ रुपए है। डीआरआई के अधिकारियों ने बताया कि विशेष जानकारी के आधार पर टीम उसे कंटेनर की तलाशी ली, जो कुछ समय पहले विदेश से मुद्रा बंदरगाह पर पहुंचाया था और पास के कंटेनर फ्रंट स्टेशन पर रखा गया था। उन्होंने बताया है कि डीआरआई टीम को 56 किलोग्राम कोकीन मिली थी, जैत वस्तुओं के अंदर छिपा हुआ था। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। अमेरिका की धमकी से बैकफुट में चाइना, कहा सोलोमन द्वीप में सैन्य अड्डे का नहीं है कोई इरादा। दरअसल चाइना के विदेश मंत्री वांग यी ने गुरुवार को कहा है कि सोलोमन द्वीप में सैन्य अड्डा बनाने का चाइना का कोई इरादा नहीं है। दक्षिणी प्रशांत द्वीप से जुड़े देशों की यात्रा पर गए वांग वी ने कहा है कि चीन द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने की शुरुआत कर रहा है। दरअसल पिछले महीने होनियारा के साथ बीजिंग के समझौते पर अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं को खारिज करते हुए वांग यी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग जारी और ये दूसरे पर थोपा नहीं गया और ना ही किसी तीसरे पक्ष को निशाना बनाकर किया गया है।
दरअसल शुक्रवार को अमेरिका ने सोलोमन द्वीप की ओर चाइना के बीच हुए समझौते पर चिंता जाहिर करते हुए चेतावनी दी थी कि अगर चीन वहाँ कोई सैन्य उपस्थिति रखता है तो फिर अमेरिका इसका जवाब देगा। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। कोरोना की तरह स्वास्थ्य मंत्रालय जल्द जारी कर सकता है मंकी पॉक्स के लिए गाइडलाइंस। 19 देशों में फैल चुकी है बीमारी। चेचक वायरस की प्रजाति के वायरस होने पर बीमारी मंकी पॉक्स अब दुनिया भर में फैल रही है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की ओर से ये कहा गया है कि इस पर जल्द ही शिकंजा और इस पर जल्द ही सतर्कता बरती जाएगी और WHO इस पर तैयारी कर रहा है, खास करके निपटने के लिए। यही कारण है कि आपको बता दें WHO ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है इससे रिलेटेड। और यही कारण है कि आपको बता दें मंकी पॉक्स का खतरा जो अब तक अगर देखा जाए तो लगभग 20 से ज़्यादा देशों में जो है वो फैलने की कगार पे है। जी हाँ, यानी 20 से ज़्यादा देशों की तरफ जो है ये बढ़ रहा है। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। आपको बता दें यासीन मलिक, ये हमने आपको बताया। और एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। भारत की बेटी ने फ्रांस में लहराया जीत का परचम, एक नहीं जीते 2 सिल्वर मेडल। दरअसल भारत की बेटियां हर क्षेत्र में अपने आप को साबित कर रही हैं और पूरी दुनिया में भारत का नाम कर रही हैं। इसी तरीके से भारत की एक और बेटी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की शान को दोगुना कर दिया। दरअसल फ्रांस में आयोजित IAS वर्ल्ड स्कूल जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में गुजरात के रहने वाली लक्षिता सांडिल्या ने 2 मेडल जीतकर अपनी जीत का परचम लहराया और भारत की शान को बढ़ा डाला है। आपको बता दें लक्षिता सांडिल्या ने IASF वर्ल्ड स्कूल जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में 800 मीटर और 1500 मीटर में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए दोनों जीत लिया है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है। दिल्ली के स्टेडियम में कुत्ता घुमाने वाले IAS का लद्दाख ट्रांसफ़र अफसर भेजी गई अरुणाचल। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आ रही है। दिल्ली की त्यागराज स्टेडियम में कुत्ते के साथ वॉक करने वाले IAS अधिकारी संजीव खिरियार का लद्दाख ट्रांसफ़र कर दिया गया है। ये बड़ी खबर निकल के आई। आपको बता दें लद्दाख ट्रांसफ़र होने के बाद जो है उनकी कहीं ना कहीं तरीके से सारी राजशाही, सारी दादागिरी जो है निकल गई है। दरअसल आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आई है जहाँ पर कुत्ता घुमाने के चक्कर में वो छात्रों को वो पढ़ने नहीं देते थे। यानी उनका एक फरमान था कि छात्र जो है जल्दी से जल्दी जो है वो चले जाएं, खास करके छोड़ करके स्टेडियम 7 बजे ही बंद कर देते थे। इसी को देखते हुए वीडियो और उनका फरमान जो है टाइम्स ऑफ इंडिया ने छाप दिया प्रमुखता से, जिस